फंक्शंस को हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह इसको पाइथन के अंदर इसके फ़ायदे क्या हैं। तो काइंडली पार्टिसिपेंट में से कोई फंक्शंस के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि आपको पाइथन के अंदर फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सर ये एक एल्गोरिदम कह सकते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि हम अगर कोई काम अपने प्रोग्राम में रिपीटेडली कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना देंगे। और जब हमें जरूरत होगी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो वहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इसके अलावा और मरीम साहब, अगर आपको पाइथन का कुछ भी आइडिया है, फंक्शंस की आपको कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो है ना वो पाइथन के अंदर इनकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह है, जैसे सर शहबाज अकबर ने बिल्कुल सही बताया। तो हम इसी को लेकर चलते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस allow us to create blocks of code that can be easily executed many times without needing to constantly rewrite the entire block of code। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शन को क्रिएट किस तरह करना है। इन पाइथन ए फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग अ डेफ कीवर्ड। आपने फंक्शन को लिखना है, उसके लिए सबसे पहले आपने DEF का कीवर्ड लिखना है। जैसे ही ये कीवर्ड पाइथन का इंटरप्रेटर देखेगा ना, वो एक्सपेक्ट करेगा कि अच्छा पाइथन के अंदर अब यहाँ पे कोड के अंदर फंक्शन आने लगा है। तो उसका नेम आएगा, फिर उसके पैरेंथेसिस आएंगी, कॉलन, और फिर ये नीचे स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन है। तो फंक्शन का इसको हम थोड़ा एक दफा रन करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि मैंने ये फंक्शन की स्टेटमेंट है ना, प्रिंट, ये फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो ये कोड नहीं चलेगा। क्यों? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे पाइथन के अंदर हमें इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका पाइथन एरर दे रहा है, इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर फंक्शन कोड। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ये इसकी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की फंक्शन की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा, सिर्फ प्रिंट करूंगा हेलो, तो वो क्या आएगा? सिर्फ हेलो आएगा। ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को रन नहीं कर रहे। फंक्शन को रन करने के लिए सिंपल हमें उसको कॉल करना पड़ता है। इस तरह इसको कॉल किया जा सकता है और फंक्शन, हमारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा फंक्शन की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से बैक एंड की तरफ आया हूँ। तो हम फ्रंट एंड में क्या करते थे, जब हम कोई भी पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, जिस तरह अगर हम यहाँ पे इस पेज को देखें, इसके ऊपर ये जहाँ पे मेरा माउस है, तो यहाँ पे एक इसका ना फ्रंट एंड के एक बटन लगा हुआ है। ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ भी क्लिक करूंगा ना, तो क्लिक करने पे ये जो मुझे पॉपअप शो हुआ है, इसके पीछे भी एक फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है। फंक्शन की फंक्शनैलिटी सिर्फ यही नहीं है कि हमने एक कोड है, उसको बार बार रिपीट करने की बजाय हम फंक्शन में लिख के फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन का जिस तरह इसका नाम से जाहिर है कि फंक्शन कोई एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। जिस तरह अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये छुप जाएगा, इसके पीछे एक प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। फंक्शन की यही फंक्शनैलिटी है कि उसका मेन काम है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना, राइट। आगे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स सिंपल है, आपने डेफ लिखना है। सबसे पहले फंक्शन से पहले डेफ लिखेंगे, फंक्शन का नेम आएगा, यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे और कॉलन आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप फंक्शन की बॉडी लिख देंगे और फिर पैरामीटर्स रिटर्न, कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको रन करके देखें, फंक्शन नेम, तो इसमें एक और चीज, हमने यहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो हम किसी भी टाइप का पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है। वो एज इट इज इसको रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि हम इस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग की बजाय कोई टपल इसमें देता हूँ, तो उसको एज इट इज रिटर्न करवा रहा है। ठीक है। ये एक फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट। तो अच्छा, आप लोग की अक्सर ये जो आर्ग्यू ये वर्ड है ना, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। कुछ लोग पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट बोल रहे होते हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर बोल रहे होते हैं।
तो आपका इसके रिलेटेड क्या आइडिया है कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट को लेके, कोई डिस्कस कर दे प्लीज। सर यहाँ पे आपके पहले से डिफाइन है कि जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पे पैरामीटर्स एंटर होते हैं। जब हम उसको कॉल करते हैं तो वहां पे आर्गुमेंट आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पैरामीटर्स जो है ना वो हम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं फिर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन है एक, सेंड गिफ्ट टू पर्सन, राइट। तो इस वक्त जो हमने ये डिफाइन किया ना, ये एक वेरिएबल पास किया है जो कि हमने यहाँ पे भी आगे यूज कर लिया। तो ये एक पैरामीटर है। जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे ना, सेंड गिफ्ट टू अली, तो जब हम ये अली लिख रहे हैं ना, तो ये एक आर्ग्यूमेंट होगा। इसकी मैं आपको जल्दी से एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज जब हम कोई भी फॉर्म यूज करते हैं, जब हम अगर स्टूडेंट कोई अपना फॉर्म फिल कर रहा होता है या भी हमें कोई भी प्रॉपर्टी के लिए कोई फॉर्म होता है, तो उसमें हमें एक ऑप्शन होती है नेम, और आगे लिखा होता है कुछ भी, ये एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये हमें उन्होंने एक बता दिया है कि अच्छा ये आपकी जगह है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। लेकिन जब हम इसको, कोई स्टूडेंट इसके ऊपर अपना नेम लिख देगा ना, उसने वो वैल्यू उस जगह को यूज कर लिया, तो वो उसने आर्ग्यूमेंट पास किया। अब यहाँ पे अली ने अपना नेम लिख के एक आर्ग्यूमेंट पास किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफी लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। सॉरी सर, अभी अच्छा, अभी आपने जब उस पे वैल्यू एंटर नहीं की थी, आपने वेरिएबल को वो एक डैश सी लगा दी थी, तो उस वक्त आपने उसे क्या कॉल किया था? ये पैरामीटर है। एक्चुअल में ये टू पर्सन पर्सन जो है ना, ये हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर है। जब हम सिर्फ यूजर को बता रहे हैं कि अच्छा आपने यहाँ पे क्या ऐड करना है, ठीक है। ठीक हो गया सर, आपको थैंक सब, यू। मुझे वेलकम सर। सुनने में अच्छा, मुझे सुनने में लगा था कि शायद आपने कोई नया वर्ड यूज किया है। नो नो नो, ये पैरामीटर्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन है सम टू। अब इसमें हम दो वैल्यूज को सम करने लगे। तो सम टू का फंक्शन है, हम दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए और दोनों को सम करके एक वेरिएबल सी में स्टोर करवा लिए। अब यहाँ पे ये ए और बी पैरामीटर्स हैं। जब हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे होंगे तो हम कह रहे हैं कि हमने ए और बी को एज अ पैरामीटर यहाँ पे रख लिए। तो लेकिन जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये 11.5 और 22.4 ये एक्चुअल में हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमने दोनों को सम किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये आप ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं, तो ये जो पैरामीटर्स है ना, इनका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है वो पहले, और ए मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। तो फिर जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो इसी ऑर्डर में मुझे इंफॉर्मेशन को लेना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बी और ए लिख लिया और मैं फंक्शन जब कॉल कर रहा हूँ ना, तो जो मैं बी की वैल्यू रखना चाहूंगा वो मैं फर्स्ट पे ही रखूंगा, और जो मैं ए की वैल्यू रखना चाहूंगा वो मैं बाद में ही रखूंगा। अगर मैं इनको यहाँ पे चेंज करूंगा तो वो एक्चुअल में इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे हम करते हैं टू, कंफ्यूजिंग है ना, इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, अब ए हमने बाद में लिखा है और बी हमने पहले लिख लिया। यहाँ पे हमने टू बाद में लिखा और थ्री पहले लिख लिया। तो बी की वैल्यू जो है ना, वो एक्चुअल में जो हमने फर्स्ट पैरामीटर पास किया था वो बी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू जो हमने बाद में पास किया है वो ए की वैल्यू है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करने के बाद जब आर्ग्यूमेंट पास करते हुए वेरिएबल का साथ में नाम लिख देते हैं ना, तो फिर ये वाला ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके। अब इस फंक्शन को भी हम देख लेते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा है माई फंक्शन, उसमें तीन वैल्यूज हमने पास कर दी हैं, ए बी एंड जी, ठीक है। तो इसमें जब हमने फंक्शन इसके अंदर अपना लॉजिक सारा लिख लिया, हमने इसको सम भी कर दिया, लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो फिर हम अपनी वैल्यूज के साथ उनका कीवर्ड, उनके जो वेरिएबल है उसका नाम भी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी 23rd है, और जी 11 है, ठीक है। 11 सॉरी 10 है।
अब अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा ना, तो ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने से इन वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको मुझे कमेंट करने दें। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b हमारे पास 23 है। एक्चुअल में जिस तरह हमने पहले देखा है उसके मुताबिक यहाँ पे b जो है ना वो 10 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम पहले b से पहले z को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे b 10 होना चाहिए था। लेकिन जब हमने उसका वेरिएबल के साथ में नाम लिख लिया ना, तो फिर ये आगे पीछे हम आर्ग्यूमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मीनिंग अगर फंक्शन जो है ना वो दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो आप एस उसमें दो ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, आप उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया है, माई फंक्शन फर्स्ट नेम और एल नेम। ठीक है, तो इसमें अगर मैं दो इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं ना, लेकिन अगर मैं एक करूंगा ना तो वो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एल नेम। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें सेकंड नेम आर्ग्यूमेंट दूंगा तो फिर वो इसको सही से काम कर रहा है। राइट, तो इसी तरह इफ यू ट्राई टू कॉल द फंक्शन विद 1 to 3 आर्ग्यूमेंट यू विल गेट एन एरर। तो यही है कि हमें जितने आर्ग्यूमेंट हमने फंक्शन में पास कर दिए हो ना उसकी डेफिनेशन के टाइम, उतने ही हम उसको जब कॉल कर रहे हैं तो हमें उस उतने प्रोवाइड करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज हमारा फंक्शन सही से कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। तो आगे एक और कंसेप्ट है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, एड asterisk बिफोर द पैरामीटर नेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इस तरह फंक्शन जो है ना वो टपल्स भी और जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करोगे ना वो सारे के सारे एक ही वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये सम टाइम उस टाइम होता है जब आप कोई एपीआई लिख रहे होते हैं और आपको पता नहीं है कि इस फंक्शन के अंदर एक्चुअल में कितनी वैल्यूज आएंगी। तो आप ये चाहते हो कि जितनी वैल्यूज है ना वो सारी की सारी मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर मिल जाए और मैं उसके ऊपर अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर लूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट भी आपको फंक्शन के अंदर देने पड़ जाते हैं, पैरामीटर पास करने पड़ जाते हैं। लेट्स सपोज 10 या 20 पैरामीटर अगर आपको लिखने पड़ रहे हैं एक फंक्शन के अंदर, तो वो भी आपका कोड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है। आप उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को, सारे पैरामीटर्स को एक ही वेरिएबल के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन लिखा है डेफ माई फंक्शन, उसमें हमने ये आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट के थ्रू एक ही वेरिएबल के अंदर हम उसके सारे आर्ग्यूमेंट जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको रन करें और प्रिंट की करेंगे ना, तो हमारा फंक्शन जो है ना वो देखो जितने भी हमने आर्ग्यूमेंट पास किए थे वो सारे के सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे टू करूँगा, टू आर्ग्यूमेंट पास करूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 1, तो इसमें आप ये देख लें वो बड़ी कंफर्टेबली जो है ना वो एक डायनामिकली आप हमारे आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और हमारे इस वेरिएबल के अंदर दो ही आ रहे हैं जो कि हमने आर्ग्यूमेंट पास किए थे। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा, कीवर्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होता है, यू कैन आल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट विद द की वैल्यू सिंटैक्स। ठीक है, दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्गूमेंट डज नॉट मैटर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि आर्ग्यूमेंट्स जो है ना अगर हम उसको नेम के साथ कॉल करेंगे तो फिर हमें ऑर्डर को जहन में रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जब हम किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं ना, लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं इस फंक्शन के लिए। ये मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसके बारे में पता होना जरूरी नहीं है स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि वो पाइथन के अंदर यूज नहीं होता। ये उनके लिए है जो कि जिन्होंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में काम किया और वो यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अच्छा, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज, ये भी एक है कि अगर आपने फंक्शन कॉल किया है और
आप ये चाह रहे हो कि इन केस अगर कोई वैल्यू इसमें नहीं आती, इस फंक्शन को हम रन करके पहले देख लेते हैं। फंक्शन है माई फंक्शन, कंट्री आपने उसमें बाय डिफॉल्ट दे दी पाकिस्तान, ठीक है। प्रिंट कर रहे हो आप उस कंट्री को, और आप उस फंक्शन को 4 टाइम रन कर देते हो। फर्स्ट टाइम हमने एक स्वीडन कंट्री पास कर दी, सेकंड टाइम हमने उसमें एक और कंट्री पास कर दी, लेकिन थर्ड टाइम हमने उसमें कोई कंट्री पास नहीं की, ठीक है। तो इस टाइम अगर वो वैल्यू जो है ना, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर देखेगा कि अच्छा इस फंक्शन के अंदर कोई बाय डिफॉल्ट भी इसकी वैल्यू वेरिएबल की है या नहीं। अगर तो उसको वो मिल जाती है तो वो फंक्शन की वो उसी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को पकड़ लेगा, अदरवाइज वो एरर रिटर्न कर देगा। अच्छा हम इसको रन करके देखते हैं जरा। अच्छा फर्स्ट टाइम स्वीडन, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान और फिर ब्राजील। अगर हम इसकी वैल्यू को खत्म कर देते हैं तो फिर क्या आएगा? फिर वो सिंपल रिटर्न एरर शो करवा रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट भी इसकी फंक्शन, ये बहुत बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं पाइथन की, जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होना जरूरी है। अच्छा इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लिस्ट और टपल भी इसमें हम शो पास कर सकते हैं। यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन, स्ट्रिंग भी, नंबर, लिस्ट और डिक्शनरी। आपको इसमें कोई भी इसकी पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा इसमें हम टपल सेंड कर रहे हैं या हम इस पे स्ट्रिंग हम इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। आप सिर्फ एक वेरिएबल लिखें और उसको जब कॉल करेंगे तो उसके अंदर कोई भी आप वैल्यू उसमें पास कर दें, आर्ग्यूमेंट पास कर दें, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा इसमें हमने एक फंक्शन लिखा है फूड के, माई फंक्शन के नाम से, उसमें हम फूड एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमने इसकी जो लिस्ट की जितनी भी वैल्यू थी ना, उसके ऊपर फॉर लूप करवा के हमने उसको प्रिंट करवा दिया। इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास जब हम फंक्शन को कॉल किया था तो उसके अंदर हमने लिस्ट पास कर दी थी, और उसके जितने भी इसकी वैल्यूज थी उसको उसने प्रिंट करवा दिया। ओके। अच्छा पास स्टेटमेंट जो है ना, ये हम किस वजह से यूज करते हैं? फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी, बट if for some reason have a function definition with no content, put in the pass statement to avoid getting an error. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अभी के लिए आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई फंक्शन लिख दिया है, लेकिन अभी आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो फंक्शन का नेम यूज़ करना है, तो उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, तो फिर आप उसमें पास जो है ना वो उसमें पास का कीवर्ड यूज़ कर देंगे। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो इससे आगे नहीं जाएगा, वो इससे इस स्टेटमेंट के बाद कोई ना कोई एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहा होगा फंक्शन के अंदर, लेकिन उसको जब वो एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा तो वो एरर रिटर्न कर देगा। अब अगर हम इसको रन करें तो ये फंक्शन रन हो चुका हुआ है, लेकिन अगर हम इसको पास को खत्म कर दें, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमें बता रहा है कि आपकी इनकम्प्लीट इनपुट है, राइट। अच्छा रिकर्जन, अब फंक्शन जो है ना वो हम रिकर्जन में भी यूज करते हैं, लेकिन हम रिकर्जन को डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि पाइथन जो है ना, पाइथन के अंदर फंक्शंस के अंदर हम फंक्शन को किस तरह कॉल कर सकते हैं, ठीक है। Python also accepts function recursion, which mean a defined function can call itself, right? Recursion जो है ना वो एक कॉमन मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। मतलब फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि आप इसको प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द डेवलपर शुड बी वेरी केयरफुल विद रिकर्जन, एज जो ना वो बड़ी आसानी के साथ इस तरह का फंक्शन लिखा जा सकता है कि जो इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर दे और आपका फंक्शन कभी खत्म ही ना हो। रिकर्जन के अंदर ये प्रॉब्लम भी होती है। इस वजह से हम मेक श्योर करते हैं कि हम रिकर्जन फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक बेस स्टेटमेंट लाजमी लिखें जो कि उस फंक्शन को स्टॉप कर देगी। तो ठीक है, रिकर्जन को हम डिटेल में नहीं देखने लगे, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। इस एग्जाम्पल में ट्राई रिकर्जन जो है ना वो एक फंक्शन है जो कि खुद को ही कॉल कर रहा है ये वाले फंक्शन के अंदर, और वो एक वैल्यूज को 5 से नीचे जो वैल्यू है उनको प्रिंट करने के लिए ये फंक्शन लिखा है, ठीक है। we use the k variables as the data which decrements -1 every time we recurs. The recursion ends when the condition is not greater than 0, i.e. when it is 0। जैसे ही ये कंडीशन 0 हो जाएगी ना, ये हमने बेस कंडीशन लिख दी है, जैसे ही ये नंबर 0 तक आ जाएगा तब हम इस फंक्शन को स्टॉप कर देंगे।
ठीक है, और उस वक्त ये वर्ड प्रिंट कर देंगे ब्लास्ट ऑफ, राइट। To a new developer, if it can take some time to work out how exactly this works, best way to find out is by testing and modifying it. आप आहिस्ता आहिस्ता से इसको देखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना ये रिकर्जन, तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको आहिस्ता सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे तो आपकी समझ आ जाएगी। अच्छा, हम इसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। हमने एक फंक्शन लिखा काउंट डाउन, और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया नंबर का, और इसमें बेस स्टेटमेंट है इफ नंबर इज इक्वल टू 0, फिर आपने प्रिंट कर देना है ब्लास्ट ऑफ, राइट। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज आप नंबर को प्रिंट करो और दोबारा से ये काउंट डाउन फंक्शन कॉल कर दो एक नंबर डिक्रीज करके, राइट। अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इसमें सबसे पहले तो उसने ये किया है कि 5 को लिए, और उसने यहाँ पे ये कंडीशन को चेक किया कि अच्छा ये फर्स्ट बेस कंडीशन मेट हो रही है या नहीं। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही थी, फॉल्स हो रही थी, और नंबर जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, तो वो आगे एल्स कंडीशन पे चला गया। सबसे पहले उसने ये नंबर 5 को प्रिंट करवा दिया, और एक नंबर कम करके दोबारा से ये काउंटडाउन फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। फिर 4 आ गया, 4 ने भी सेम यही किया, ये कंडीशन चेक की और एल्स वाली कंडीशन चल गई और 4 प्रिंट हो गया। इसी तरह 3 2 1, और एंड पे जब 0 मेट हो गया था, नंबर इज इक्वल टू 0 हो चुका हुआ था, तो फिर उसने ये वर्ड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ब्लास्ट ऑफ, राइट। ये रिकर्जन है। रिकर्जन के लिए हम फंक्शन को इस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक लैम्डा भी कंसेप्ट है। लैम्डा ए लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। ए लैम्डा फंक्शन इज अ, इसका मतलब क्या है, वो ये है कि इट हैज नो नेम अनलेस यू असाइन वन। जब तक आप इसको नेम को असाइन नहीं करेंगे, इसका कोई नेम नहीं है। इट इज ऑफन यूज फॉर क्विक वन टाइम यूज, ठीक है, आप इसको वन टाइम यूज करते हो। एक्चुअल में रिएक्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एनोनिमस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर मैंने इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं देखा। इट्स लाइक अ शॉर्टकट टू राइट अ नॉर्मल फंक्शन। ये लैम्डा फंक्शन जो है ना वो बहुत ज़रा आर्ग्यूमेंट ले सकता है, लेकिन मेक श्योर रखिएगा कि वो उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है। एक से ज़रा इसमें एक्सप्रेशन नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। लैम्डा फंक्शन सिंपल, ये इसका सिंटैक्स है कि आपने सबसे पहले वर्ड लिखा लैम्डा, आगे उसके सामने आपने आर्ग्यूमेंट पास किया ए, कॉलन, और आगे एक्सप्रेशन लिख दिया। यही सिंपल है इसका सिंटैक्स, राइट। तो हम इस फंक्शन को देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। एक्चुअल में हमने इस लैम्डा का कोई नेम नहीं है, लैम्डा एक्चुअल में ये फंक्शन ही है, तो इसका कोई नेम नहीं है। इस वजह से हमने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, और फिर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। ये इसी वक्त बाद में ऐसा होता है कि हमें कुछ फिल्टर फंक्शन के अंदर या मैप फंक्शन के अंदर एक राइट अवे एक फंक्शन की जरूरत होती है, जो कि हमें बाद में जरूरत नहीं है। उसके हमें नाम की जरूरत भी नहीं है, हमें बाद में उसको कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, तो उस वक्त उस टाइम हम लैम्डा को यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे वो हमें इस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है 15। पहले इसको अगर थोड़ा सा हम दोबारा से देखें कि हम लैम्डा जो है ना, यहाँ पे हम उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये सेम कॉलम है, और आगे यहाँ पे इसके अंदर एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स यही है। यहाँ पे अगर आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट पास कर लो, ठीक है, लेकिन जो इसका जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन ये हमेशा एक ही होना चाहिए। आप इन सबको यूज कर सकते हो, राइट। आप इन सबको यूज कर सकते हो, लेकिन जो इससे ज्यादा इसका एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा एक्सप्रेशन मतलब ये कि हम इससे एक लाइन से ज्यादा इसका कुछ नहीं कर सकते, 2 लाइनें इसके लिए अंदर इसके अंदर नहीं लिख सकते, तो उसके लिए इसका कोई और सिंटैक्स होता है। अभी के लिए सिर्फ ये समझे कि हमने जितने मर्जी आर्गुमेंट पास कर लें, बट जब हमने उसका एक्सप्रेशन लिखना है ना, तो वो सिर्फ एक लाइन का ही होगा, राइट। इस लैम्डा की समझ आ गई आप लोगों को? सर शहबाज, आपको समझ आ गई इसकी? एक्चुअल में ये जो टाइम है ना, 3 PM, इस टाइम काफी स्टूडेंट बिजी होते हैं, और
है भी ये इस तरह का टाइम। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को इन्वॉल्व करूँ, आप सुनो इसको और नींद ना आए आपको। ठीक है। अगर हम सिंपल सिर्फ इसको करेंगे ना, इसका रिटर्न करवाएंगे, तो हमें वो बता रहा है कि आपका फंक्शन है मेन है और ये लेमडा है, ये एनोनिमस फंक्शन है। ये यहाँ पे एक और इसकी एग्जांपल दी हुई है लेमडा फंक्शन की। लेमडा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। इस पे आप जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट दे दो। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए, ए बी, और हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका आंसर यहाँ पे सिंपल 5 × 6, तो ये 30 आंसर आ रहा है। समराइज आर्ग्यूमेंट ए बी एंड सी एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं लेमडा फंक्शन के अंदर, और हम तीनों को सम करके रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसका ये देखें, 5 + 6 + 2 13 आंसर आता है, तो वो उसने हमें रिटर्न करवा दिया। अच्छा, अब लेमडा को हम देख लेते हैं कि हम यूज़ क्यों करते हैं। इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो इस वजह से मैं आपको भी बता रहा हूँ। द पावर ऑफ लेमडा इज बेटर शोन जब आप इसको किसी एनोनिमस फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर एज ए एनोनिमस फंक्शन यूज करते हो। ठीक है। जब यू डोंट वांट टू डिफाइन अ फुल फंक्शन विद डेफ, राइट। और इसके अलावा जब व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्विक एंड सिंपल, स्पेशली इनसाइड फंक्शन लाइक मैप, फिल्टर और सॉर्टेड। इन इन फंक्शंस के अंदर हमें मजीद एक फंक्शन की जरूरत होती है, कॉल बैक फंक्शन की। तो उस टाइम हम लेमडा को यूज कर सकते हैं। तो अब ये दो फंक्शन का कंपैरिजन है, एक है डेफ फंक्शन के साथ और दूसरा है लैम्ब्डा फंक्शन के साथ। दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन है, और ये एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और वो उसका स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। उसको हमने उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिए। और सर मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। थैंक यू सर। इसके अलावा जब हम इसका लेमडा फंक्शन देखते हैं, तो लेमडा फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर लेमडा फंक्शन जो है ना वो स्टोर किया, और एक ही आर्ग्यूमेंट पास करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अगर हम इसको भी ऐसे कर दें एक ही लाइन के अंदर, तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम इसको रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों को हमने कॉल किया, स्क्वेयर लेमडा को और स्क्वेयर को भी, तो दोनों की इन आउटपुट जो है ना वो सेम आ गई। ठीक है। ये था इसका कोई लेमडा फंक्शन। अब आगे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के फंक्शन के अंदर। इसके पाइथन के फंक्शन बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हमने सिंपल पाइथन के फंक्शन देखे हैं कि आप उसको कॉल किस तरह कर सकते हो, सिंपल डेफ के साथ। और अगर आपने उसको रिकर्जन के अंदर यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और जो ज़रा इंटरेस्टिंग बात थी वो थी ये आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट, कि आप एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत ज़रा आर्ग्यूमेंट किस तरह एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो एक ये थी न्यू चीज़। बाकी ऐसा चीज़ में कुछ भी न्यू नहीं था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको ले लेंगे। अच्छा, अब है आगे बिल्ट इन फंक्शंस। पाइथन के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर हमें अवेलेबल है। वो बिल्ट इन फंक्शन क्या करते हैं कि हमें सिर्फ सिंपल उनका नेम लिख के, हमें उनका नेम पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए ये किस तरह के आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, और ये रिटर्न क्या करता है। ये हमें उस फंक्शन से रिलेटेड पता होना चाहिए, बिल्ट इन फंक्शन का। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है। तो आप जो है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया, अगर यहाँ पे जाके आप देख लेना, तो आपको सारे पाइथन जो है ना वो इसके बिल्ट इन फंक्शन है वो अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो आप W3 स्कूल पे आके यहाँ पे पाइथन के पाइथन रेफ फंक्शन डॉट ए एस पी, जब इस एड्रेस पे आएंगे तो आपको ये सारे के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको अभी भी बता देता हूँ कि ये बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। कि जिस तरह एक सम की एग्जांपल ले लें, ये बहुत कॉमन यूज होता है बिल्ट इन फंक्शन।
तो बाज़ दफ़ा हम यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शन और हमें पता नहीं होता कि ये ऑलरेडी ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, और हम उसको बस सिंपली यूज़ कर लेते हैं। हम इसकी बैकएंड पे क्या किस तरह कोड चल रहा है हम उसको देखते भी नहीं है। तो अगर आपको इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो आप सिंपल पाइथन जो है ना वो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है इसकी, अगर आप गिटहब के कोड के ऊपर जाएंगे तो आप फंक्शंस के अंदर जाके इसके बैकएंड पे कौन सा कोड काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। देर आर लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन दैट मेक प्रोग्रामिंग मोर इजियर एंड एफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हम ए के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, और इसका हमने सम फाइंड करना है। ठीक है। तो इसके अंदर हम सिंपल ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब एक्चुअल में ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 5 का भी +6 +8 +11, यहाँ पे 11 का भी वो इन सारे वेरिएबल्स का, इन सारे इंटीजर्स का हमें सम करके रिटर्न करवा रहे हैं। इसके बाद मैक्स मिनिमम और मैक्सिमम कुछ फंक्शन हैं, ये भी दो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। हमारे पास एक टपल है और हमने ये देखना है कि इसकी वैल्यू, इन दोनों में से वैल्यू मिनिमम किसकी है, उसके लिए हमने उस टपल को इसके अंदर पास कर दिया। अब अगर हम ये -1 नहीं देते तो फिर क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज के अंदर उसने हमें ये बता दिया कि इनमें से मिनिमम कौन सी है। ठीक है। अगर हम इसको रहने देते हैं तो वो हमें इन तीनों वैल्यूज के अंदर से बता रहा है कि इनमें मिनिमम कौन सी है। बी को टपल को भी डिस्ट्रक्ट करके यहाँ पे उसमें पास कर रहा है, और फिर -1 को भी वो इसी तरह पास कर रहा है। तो तीनों में से सबसे छोटी जो है -1 है, तो इसको रन करने पे वो -1 हमें मिल रही है। एक्चुअल में -1 ये टपल ही वो रिटर्न करवा रहा है। ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो इन दोनों में से वो 44 है, तो वो हमें मैक्सिमम रिटर्न करवा रहा है। ठीक है। तो सेम यही है। अच्छा, हम स्ट्रिंग के ऊपर किस तरह से ये मिनिमम और मैक्सिमम के फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, पाइथन, जावा, इंग्लिश, जी, अरेबिक, जूम और हेलो, राइट। तो अगर हम इसमें मैक्सिमम फाइंड करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, पाइथन का मैक्सिमम फंक्शन इन सारे वेरिएबल्स के फर्स्ट करेक्टर्स को पिक कर लेगा, पी को भी, जे को भी, ई, ए, जेड और एच को भी, और इन सारे करेक्टर्स का जो आस्की कोड है ना उसको फाइंड आउट करेगा। ठीक है। और जिसका आस्की कोड मैक्सिमम होगा वो उस वेरिएबल को, उस स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देगा। हमारे पास जो आस्की कोड है ना वो स्मॉल लेटर का ज्यादा होता है, बड़ा होता है कैपिटल लेटर से। ठीक है। तो इस वजह से उसने, हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर हेलो ऐड कर दिया था, उसने हमें मैक्सिमम जो है ना वो यहाँ पे हेलो प्रिंट करवा दिए, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको हेलो को खत्म कर देते हैं तो फिर आस्की कोड सबसे मैक्सिमम किसका है, पी, जे, ई, ए और जेड में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम आस्की कोड जो है वो जेड का है, तो फिर हमें वो जेड रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम मिनिमम फंक्शन के अंदर देखें, पाइथन जो है ना वो इसके आस्की कोड में से मिनिमम जो होगा ना वो उसको रिटर्न करवाएगा। इन सब में से पी, जे, ई, ए और जेड के अंदर से मिनिमम जो है ना वो ए का है, तो वो हमें ए रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अरेबिक छोटा लिख दें तो फिर वो इसको रिटर्न नहीं करवाएगा। क्यों? अरेबिक के अंदर, मिनिमम के अंदर हमें पता है कि जो कैपिटल लेटर है उनका आस्की कोड कम होता है स्मॉल लेटर से, तो इस वजह से उसने मैक्सिमम के अंदर ए को रिटर्न करवा दी है, लेकिन मिनिमम के अंदर उसने कैपिटल ए को रिटर्न करवाया है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अच्छा, अब ये लास्ट है हमारा फंक्शंस के अंदर कि हम इसमें इनपुट किस तरह ले सकते हैं। हमने एक फंक्शन लिख दिया, उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। ठीक है। और इसको फर्स्ट मैं रन करके बता देता हूँ आपको। एंटर योर नेम मैं ऐड कर देता हूँ अली। अब एंटर योर एज मैं कर देता हूँ 23, योर एज इज 23, राइट। तो सिंपल इस फंक्शन था। फंक्शन 2 हम इसको कॉल कहाँ पे कर रहे हैं, सबसे एंड पे। इस फंक्शन को हमने डिफाइन तो पहले कर दिया है, लेकिन हम इसको कॉल सबसे एंड पे कर रहे हैं। उससे पहले क्या कर रहे हैं, हम नेम के अंदर उसका नेम ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और एज के अंदर
हम उसका एज ले रहे हैं और हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। राइट। तो ये था सिंपल, ये फंक्शन थे, ये बहुत ही बेसिक थे। एक्चुअल में ये जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको आइडिया है, लेकिन ये जो बेसिक जो लोग हैं ना, जिनका कंप्यूटर साइंस से उनका बैकग्राउंड नहीं है, मैथ के बंदे हैं या भी बायो के हैं, तो उनको ये चीज़ें भी बिल्कुल नहीं पता। तो ये पाइथन फ्रॉम स्क्रैच जो है ना, ये उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं उसके लिए जिसने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, तो ये पूछना था कि ये फोर्थ वीक आपका चल रहा है सर, तो ये ईद से पहले का चल रहा था कोर्स? एक्चुअल में ये ईद से पहले का ही चल रहा था। तो हमारा जो ईद से पहले का जो वीक था वो एक आखिरी वीक था, लेकिन आखिरी इशरे में हम कोई भी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो पहले इसका टाइम जो था ना वो 7 AM था जो आप अटेंड करते थे। अब उसी को हमने इसका टाइम जो ना वो चेंज भी किया है, क्योंकि ट्रेनर जो ना उनका भी थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था। तो ज़रा प्रेफरेंस जो जी, ना वो, सुबह 7 बजे जो हो रही थी क्लास? जी बिल्कुल, जो सुबह 7 बजे हो रही थी वो वाली, उसी को हमने टाइम चेंज करके 3 PM पे की। हाँ, वो तो सर मैं ले रहा था, वो तो मुजाहिद अफरीदी साहब भी थे उसमें। बिल्कुल, इसी में भी वो सर इसी में है, मुजाहिद है, मैम आमना है। तो वो वही कंटिन्यू करें, आज वो अवेलेबल नहीं थे तो इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। सर शहबाज अकबर, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, लाइक आप कौन सी लैंग्वेज में काम करते हैं? सर मुझे सिर्फ पाइथन का ही पता है, बाकी ज्यादा का नहीं आपका कितना एक्सपीरियंस है इसमें? पता। इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं। ठीक है। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, ना ही बिगिनर कह सकते हैं। राइट। अच्छा, आपको खैरियत ये जो सर? जी जी, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको ये जो क्लासेस हैं इनसे कुछ फायदा हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। बल्कि मुझे ना एक चीज पे अफसोस होता है कि जब आप इतनी इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और अटेंडेंस नहीं होते तो। हम्म। एक्चुअल में ये टाइम इस तरह का है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बिजी होते हैं, या तो वो सुबह के टाइम क्लास ले सकते हैं या फिर वो शाम के टाइम, अभी उनकी क्लासेस होती हैं। और जो कुछ बिल्कुल। घर में होते हैं, और ये टाइम जो है ना वो थोड़ा सा सुस्ती वाला भी है, पंखा चल रहा होता है और बंदे का दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठ के कुछ कर लूँ। ठीक हो तो गया सर। हमें इस चीज़ का आइडिया है। चले, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, मुझीब आप काइंडली इसको ना एंड कर दें, आगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके सर।